अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपने उनको चैनल्स पे भी देखा होगा, आपने उनको रेडियो पे भी सुना होगा, आपने इनको अमूमन आजकल आवाज़ चैनल पे मॉर्निंग शो करते हुए भी देखा होगा। इनका सिंधी कल्चर में और सिंधी म्यूज़िक की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अभी रिसेंटली ये उर्दू की तरफ भी आए हैं और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें और उर्दू में भी काफ़ी आगे तक जाए। समा चैनल पे इनकी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी। तो अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल के आज हमारे सेट पे मौजूद हैं हाशिम हुसैन साहब। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ सिंधी म्यूज़िक एंड फिल्म्स। और सर आप ये बताएं, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिंधी कल्चर में, काफ़ी ज़्यादा सिंधी म्यूज़िक में, सिंधी लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो कैसे थोड़ा मुख्तलिफ है ये या फिर सेम है, जैसे उर्दू है वैसी सिंधी है? देखें, फ़न मौसीकी या आर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब ये म्यूज़िक की ज़बान कहते हैं ना कि म्यूज़िक की ज़बान ऐसी है कि कोई ज़बान समझे ना समझे, म्यूज़िक की ज़बान ज़रूर समझता है। तो बात सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, जो भी हो जॉनरे हो, बट म्यूज़िक एक बड़ा एक अलग ही लैंग्वेज होती है, अलग ही उसको एंजॉय करता है बंदा और एक अलग ही रम्ज़ में होता है। हाँ, उनका गायकी का अंदाज़ डिफरेंट है दूसरे बजाय इसके कि वो पॉप, रॉक, क्लासिकल, इसमें भी क्लासिकल और फोक गाई जाती है, मगर एक अंदाज़ बिल्कुल सिंधी गायकी का डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इसमें मैं ये तुम्हें बताता चलूँ कि इसमें बड़े नाम जो हम आगे चल के शेयर करेंगे, और इसमें एक तारीख़ का एक है बाब, तो वो एक कंफर्म तारीख़ तो नहीं है, मगर सीना ब सीना हमने सुना है कि इस म्यूज़िक जो भी यहाँ पे फोक गाया जाता है वो मुंतकल होता गया लोगों को। तो सर ये कि सिंधी जो पाकिस्तान और इंडिया अलग होने से पहले जब से ये सिंधी कल्चर मतलब सिंधी म्यूज़िक जो है वो चलता हुआ आ रहा है या फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ है, ये क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो को 5000 साल बिल्कुल पहले जो है वो एक दरियाफ्त हुआ था और यहाँ पे लोग रहा करते थे। बिल्कुल एक सिविलाइज कौम पूरी कौम थी। तो वहाँ पे भी आप देखें कि उनके जो आसार में जो चीज़ें मिली हैं उनके कल्चर में से ये सारे म्यूज़िक, डांसिंग मूर्ति, संबारा जिसको कहते हैं मेरे ख्याल से, तो ये सारा उनके इंस्ट्रूमेंटल कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं पुरानी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये तो 5000 साल पहले से ही म्यूज़िक का एक रिकॉर्ड रखता है सिंध। तो वहाँ से लेके फिर ज़ाहिर सी बात है तरक्की होती गई, और ये पेपर वर्क में या जो तारीख़ में जो लोग जो तारीख़दान हैं वो लिखते हैं, उनसे भी पहुँची कुछ चीज़ें सीना ब सीना जैसे लोगों से सुनते सुनते वो अभी तक वो भी जो है। हाशिम भाई, हर कल्चर का एक अपना एक टेस्ट होता है यार, एक यूनिकनेस होती है। अब बलोची अगर म्यूज़िक की तरफ चले जाएँ, उनके कल्चर की तरफ चले जाएँ, तो एक अलग ही हम लोगों को एक चीज़ मिलती है यार। अब हर थोड़े 15-20 किलोमीटर बाद जो है ना आपको कल्चर चेंज होता हुआ दिखता है। तो अब अमूमन लोग जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो अमूमन लोग जो हैं पॉप, हिप हॉप और रैप और ये इन सब चीज़ों से वाबस्ता हैं, वो लोग जानते हैं। अमूमन जो कल्चरल म्यूज़िक होते हैं या जैसे अभी आज का जैसे टॉपिक है कि सिंधी म्यूज़िक अमूमन लोग नहीं जानते ना, उनके किस तरह बनता है, क्या होता है, इनके स्टूडियोज़ अलग होते हैं या वही लोग बना रहे होते हैं। ये इनके कुछ हिस्ट्री थोड़ी बताएं कि ये शुरू कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ये जो म्यूज़िक बनता वैसे ही है जैसे एक दूसरा म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है, मगर गायकी का एक अंदाज़, मैंने कहा ना, एक जॉनरे, एक हर जगह की एक अपनी एक मखसूस उसका एक अंदाज़ फोक के अंदर है। उसी तरह सिंधी का भी एक है। जैसे सिंधी के अंदर, फोक के अंदर बड़े नाम जैसे हम लेते हैं सचल सरमद, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, इन शोरा के कलाम जो है वो लोग गांव देहातों में ऐसे अलाप की शक्ल में उसको गाए जाते थे ये सारे। और एक अलग सा एक समा आप उसको देखेंगे, कभी आपका जाना हुआ तो वहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ त्योहारों पे, हत्ता कि फसल की कटाई पे
लोग जो है इस तरह से जमा होके उनको एक रंग दे देते थे महफिल का और गायकी का। तो वो उनका एक नेचुरल, मैं कहूँगा कि उसकी कोई बनावट नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ ना कि उसके कुछ कलाम हैं, कुछ उसके अंदर शायरी होती है, उसका अपनी सकाफत को लेके। लोक दास्तानें ऐसी हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी उसमें अपने रिसाले में बयान की हैं, जो शायरी में अपने बयान की हैं। बिल्कुल। उन लोक दास्तानों के ऊपर जो है वो सब चीज़ें गाई जाती हैं। फिर शाह साहब ने तो जो है वो रागों को काफ़ी मेंशन किया है, उसमें काफ़ी सुर ऐसे हैं, तो उन सुरों को लेके गाई जाती हैं। बाकी म्यूज़िक डिफरेंट यूँ है कि उसके गायकी का अंदाज़ डिफरेंट है। जो कुछ राग शाह साहब ने जो इजाद किए, अब वो हमें डिफरेंट थोड़ा अंग उनका मिलता है। बाकी तकरीबन म्यूज़िक सेम है। म्यूज़िक का जो स्ट्रक्चर है, ये चीज़ जो है अमूमन सुनने में आता है कि ये वहाँ अमूमन फोक वगैरह की तरफ अमूमन लोग गा रहे होते हैं, फोक ही चल रहा होता है उधर, जो है सिर्फ फोक चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, डिफरेंट है चीज़ें या सिर्फ वही एक फोक जो एक लेबल लगा हुआ है, तो वहाँ सिंधी कल्चर में सिर्फ फोक ही है, उसके अलावा नहीं, सिंधी कल्चर के अंदर फोक तो ठीक है। वो एक मैंने कहा ना कि वो इलाकाई जो ज़बान में जो लोग जमा होते थे या इस तरह औरतें होती थी वो भी गाती थी, और कबीले में उनकी जो है वो घरानों में शादियाँ होती थी वो तो। मगर उसके बाद लोक दास्तानों के तो उनमें ज़िक्र होता था शायरी का, और उन अलाप वगैरह वो सारी चीज़ें होती थी। मगर कुछ अरसे बाद जो क्लासिकल गवैये हमारे जो मुल्क के बहुत नामवर घराने, हमारे बल्कि हिंदू पाक के नामवर घराने कुछ गुज़रे जिन्होंने बड़ा क्लासिकल के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो उनमें से ही कुछ ग्वालियर घराना एक बहुत मशहूर है। उस ग्वालियर घराना जो है वो सिंध में आके यहाँ पर रहे, और उन्होंने इसी म्यूज़िक को उन्होंने क्लासिकल रंग दिया। तो उन्होंने एक नई जिद्दत बनाई और उसको बाकायदा एक रागों में और उसमें एक तान पलटों के साथ उन्होंने सिंधी गायकी को जो है एक रंग दे के उन्होंने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सिलसिला शुरू हुआ सीखने सिखाने का, समझने का। तो वो म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल एक अलग वे में, और फिर उसमें बड़े बड़े कंपोज़र उन्होंने भी फिर अपनी तब्बा आजमाई की, तजर्बात की उन्होंने। उनमें से जो है वह उस्ताद मैंने ग्वालियर का नाम लेते हुए उस्ताद मंजूर अली ख़ान का बहुत बड़ा नाम है इस म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में और इसके अंदर क्लासिकल रंग देने में। उन्होंने शागिर्द, बहुत बड़े बड़े शागिर्द सिंधी जो है वो आर्टिस्ट पैदा किए जिन्होंने बड़ा नाम कमाया दुनिया में, और उनको आज भी सुना जाता है। तो इसी तरह ये नहीं, वो तो फोक रंग था जैसे लोग दास्तानें लोग गाते थे। और इसी तरह मैं जिक्र करता चलूँ, हमारे एक दादा थे उस्ताद मिट्टू कच्ची खान, वो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे सिंधी फोक गाते थे, सिंधी गाते थे। मगर वो वहाँ से माइग्रेट करके जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी जो है वो यहाँ पे शागिर्दी इख्तियार की ग्वालियर घराने की। तो इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम देता हूँ कि इस तरह बहुत से लोग जिन्होंने अपना एक सीन ऑन रखा म्यूज़िक का, और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए। तो उस्ताद मिट्टू कच्ची खान का मैं जो जिक्र किया उसकी मैं एक, क्योंकि मैं उन घराने का फ़र्द हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। बिल्कुल। तो उनका मैं मेंशन करता चलूँ तो जो लोक दास्तान गोई का जो गाना है उसमें बड़े बड़े, उसमें पूरा उनको हिस्ट्री को बयान किया जाता है। उस अलाबों में दोएड़े होते हैं, शेर व शायरी उसकी जो है वो गाई जाती है। तो वो तो रंग उनके अंदर, मतलब वो नेचुरली वो गाते थे सब भाई मिलके, जो है वो एक ग्रुप था उनका। सही है। उस्ताद हाशिम कच्ची, उस्ताद उस्मान कच्ची, इनका एक कंट्रीब्यूशन था। फिर उन्होंने क्या करा कि बाकायदा क्लासिकल गायकी को उसमें शामिल करने के लिए उन्होंने ग्वालियर की शागिर्दी इख्तियार की। ठीक है। इसी तरह बहुत से सिंधी गायकों ने किसी न किसी क्लासिकल उस्तादों का सहारा लेके उन्होंने उस गायकी के अंदर नई जिद्दत, नया रंग वो लाने की कोशिश की। तो जो उस्ताद मिट्टू कच्ची का मैं बता रहा हूँ कि सिंधी म्यूज़िक में वो कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने लोक दास्तान गोई को उन्होंने क्लासिकल रंग दिया, उसमें तान पलटे और फिर ये बिल्कुल एक नई शक्ल दे दी उसको ना, उसने नई शक्ल दी। उसके बाद काफ़ी उस दौर के जो सिंगर थे उस्ताद मोहम्मद जुमन, बहुत बड़े कंपोज़र गुजरे, उनका तो एक अंदाज़, उन्होंने भी एक अपना अंदाज़ क्रिएट किया।
फिर उसमें शाह लतीफ़ की वाई, शाह लतीफ़ के जो है वो जितना मवाद है, ससी पुनू की दास्तानें उमर मायरूई जो शाह साहब ने लिखी हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़े एक पाए के जो है वो नामवर आला शख्सियत गुजरी हैं शाह साहब, तो उनको उन्होंने लोगों ने एक अपने अपने रंग में उन्होंने, और वो अमर हो गई वो गीत। आप सुने, आपको कभी आपको इत्तेफाक हो तो आप उनको सुनेंगे, एक अलग ही सैर तारी करता है उस्ताद मोहम्मद जुम्मन। उस्ताद जो है मोहम्मद यूसुफ, वो भी गवालियर के शागिर्द, उस्ताद मंजूर अली ख़ान के शागिर्द थे, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस म्यूज़िक के अंदर। ये बड़े नाम मैं ले रहा हूँ जिन्होंने उस दौर के अंदर एक म्यूज़िक को यूँ उठा दिया। यानी एक फोक गायकी, मैंने कहा ना कि वो घरों में गाई जाती थी, या वो जो है वो मुख्तलिफ गोठों में, गांव में, शादी त्योहारों पे गाए जाते थे। उनको उन्होंने लोक दास्तानों को उन्होंने क्लासिकल रंग दे के और एक जदीद एक आवाज़ के साथ उन्होंने जो है वो एक रियाजत उन्होंने बाकायदा करी, और उनको क्लासिकल रंग दे के उसमें बाकायदा एक खूबसूरती नुमाया की, और वो एक अमर हो गई वो चीज़ें। तो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ भी एक ऐसे आर्टिस्ट थे। उसके बाद आबदा परवीन जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बहुत बड़ा नाम, ठीक है, वो भी गवालियर की शागिर्द रही, ठीक है। तो उन्होंने भी जो है वो इसी अंदाज़ को, मैंने कहा ना कि जब ये लोग क्लासिकल उस्ताद यहाँ सिंध में आए और इन्होंने जब म्यूज़िक करना सिंध की हिस्ट्री को शुरू किया, तो फिर उन्होंने बड़े नाम पैदा किए, यहीं से निकला सारा सिलसिला, और वो आज तक चल रहा है। आज तक लोग सीख रहे हैं इन लोगों से, और आज तक जो सुरीली गायकी जो कही जाती है, या शाह साहब के जो बैत, शाह साहब ने तो खुद वो दम्बूरा उनका साज होता था, वो खुद एक रागों की ईजाद, कोयारी राग है शाह साईं जो गाते थे, कल्याण है, सोरठ है, तो ये सारे राग जो है शाह साईं के जो है वो ईजाद थे, ठीक है। वो अपने अंग में सिंधी गायकी को उसमें लेके चलते थे। तो फिर इन्होंने क्या करा कि उन वाइयों को एक अपना अंदाज़ दे के उन्होंने इन चीज़ों को पेश किया। तो एक सिंधी रिच एक म्यूज़िक हिस्ट्री रखती है, और इसमें इतना कुछ है कि आप जब सुनने लगेंगे तो आपको उन चीज़ों का आइडिया होगा। तो मैं जैसे जिक्र करते करते हमने इन सब चीज़ों का जिक्र किया, तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला अब भी चल रहा है। ये चीज़ हाशिम भाई मुझे एक चीज़ बताएं, अमूमन जैसे हम लोग सुनते हैं, अब फोक में अमूमन ज़्यादातर सुनते हैं, सिंधी म्यूज़िक कल्चर वगैरह सुनते हैं। अब अमूमन लोग यार कहते हैं कि हम लोग सुनते हैं लेकिन वो चुपते हैं, वो ना मतलब सॉफ्ट नहीं होते, या वो थोड़े से समझ लें कि वो शार्प होते हैं। तो ये कल्चर है या फिर ये बनावटी है, क्या है ये मामला? ये असल में बनावटी नहीं है, ये एक अंदाज़ है उनका अपना। देखो मैंने कहा ना, म्यूज़िक के मुख्तलिफ जॉनरेज़ हैं, ठीक है। वो चुपती हुई गायकी नहीं होती, वो एक आप जब उसको थोड़ा उसको समझें उस चीज़ को, फिर आपको पता चलेगा कि वो एक अलग रंग है बाकायदा। चुपती हुई गायकी नहीं है, उसमें एक फ़ील है, उसमें वो बाकायदा अपनी एक कहते हैं ना कि अपना बयान कर रहा होता है, वो बिल्कुल अपनी दास्तान बयान कर रहा होता है। ये जो लोग दास्तान है, आप इनको जब पढ़ें, आप इनको जब देखें, तो इसमें बड़ी इंसानियत के लिए एक बड़ा दर्स मिलता है। शाह साहब ने जो इनको इन दास्तान को जो एक रंग दिया, और फिर वो फोक सुरों में उन्होंने उसके अंदर उसको रचाया, फिर उन्होंने गायकों ने उसको किया, तो आप उसको ज़रा सुने तो आपको वो फिर उसका मज़ा फिर है समझने के बाद, ठीक है। चुपता हुआ आप अब ये आप इन जो नाम मैं ले रहा हूँ, जो ये आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद जुम्मन, उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम, ये सब ऐसे लोग हैं, उस्ताद मिट्ठू कच्छी खान, ये लोग ऐसे गुजरे हैं, आप इनको ज़रा सुने तो आपको चुपता हुआ कभी भी महसूस नहीं होगा। मंजूर अली खान, मीठी सी आवाज़, आपको बाकायदा तान पलटे क्लासिकल रंग एक आपको इसमें एक नज़र आएगा। ये लोग तो वो हैं। चुपने की वजह से मैंने एक वो आपको मेंशन किया कि आप इन लोगों को सुने। उसके बाद देखें, अब सिंगर तो मुख्तलिफ हैं, बहुत से गा रहे हैं, अपने अपने अंदाज में गा रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनने वाले को ये नहीं पता कि किसको सुनना चाहिए, या जो बड़े नाम हैं सिंध के, आबदा परवीन हो गई,
मैं बार बार इनके नाम ले रहा हूँ। तो ये लोग सुनने के लिए तो ये लोग हैं जिन्होंने बाकायदा एक म्यूज़िक को एक अपना अपने अंदाज में, अपने अपने रंग में अपनी एक पहचान दी, और म्यूज़िक को भी पहचान दी, अपनी पहचान दी, सिंध के लिए भी पहचान दी, पाकिस्तान के लिए भी वो बड़ा नाम दी। बिल्कुल ऐसा है, उन्होंने थोड़ा सा टच जो है वो बाहर से लिया, थोड़ा सा वो करके नई चीज़ में प्रेजेंट किया ताकि लोग सुने। हाँ, मैंने कहा वो जो फोक अंदाज है ना, आप इन लोगों को सुने, ये सुरीले लोग हैं जिन्होंने और समझ के गाया उन्होंने उन दास्तान गोई को, उन हिस्ट्री की जो बातें हैं या जो सारे वो है। अब हाशिम भाई एक चीज़ है कि फिल्म्स अमूमन जो है हमारे माशरे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं अपने कल्चर को दिखाने के लिए, अपने मतलब जो भी मसले मसाइल हैं उनको दिखाने के लिए, कुछ भी A to Z चीज़ को फिल्म्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो करती हैं। अब सिंध के अंदर सिंधी म्यूज़िक वगैरह जो है वो फिल्म्स के अंदर आया, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, या फिर ये हुआ कि यार जो सिंधी म्यूज़िक था और जो सिंधी वो सारे जो सिर्फ सिंधी फिल्म्स वगैरह के अंदर ही होके रह गए, वो फिर बाहर नहीं आए? ये क्योंकि अमूमन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार हम लोग वैसे नहीं सुन रहे होते नॉर्मली। अब कोई जैसे दोस्त यार हो गए, कुछ हो गया, उन्होंने कुछ सुना दिया तो सुन लिया, या फिर कोक स्टूडियो ने कुछ चीज़ बना दी तो हमने वो सुन ली, लेकिन वैसे नहीं होता यार, वैसे कल्चर वो नहीं है हमारे यहाँ कि हम लोग सुने बाकायदा ना। नहीं, सिंधी धुनें बड़ी हिट गई और उस पर बड़े बड़े कलाम उन्होंने इंडिया में कॉपी किए गए, यहाँ की फिल्मों में कॉपी किए। अब क्योंकि बदकिस्मती से हमें पता नहीं चलता कि ये सिंधी धुन है या ये सिंधी गाना है। फिल्म की बात करते हैं, फिल्म जैसे पाकिस्तान बनने से पहले एक फ़िल्म का दौर चला है जो हिस्ट्री थी एक हिंदुस्तान के अंदर, फिल्में बनना शुरू हुई या जिस तरह से। उसके साथ ही 1940 में एक सिंधी नौजवान ने यहाँ से उठ के बम्बई में जाके जो है वो उसने फिल्म स्टार्ट की। उसने अपनी सारी ज़मीनें वगैरह, सुना है हमने कि वो बड़ी हिस्ट्री है, मैं नाम मेंशन करता चलूँ, रईस करीम बख्श खान निज़ामानी, एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था सिंधी फिल्म इंडस्ट्री को स्टार्ट, और वो आर्ट को प्रमोट करने वाले बहुत बड़ी शख्सियत एक नाम था उनका। तो जो फिल्म की बात कर रहे हैं या आप जो फिल्म की यहाँ स्टार्टिंग, तो बाकायदा सिंधी फिल्मों का भी एक आगाज़ हुआ, और रईस करीम बख्श खान साहब ने जो है वो एकता फिल्म के नाम से उसने फिल्म का आगाज़ किया, उसकी प्रोडक्शन अपनी बनाई, ठीक है, और उसमें कुछ करैक्टर भी उसने रोल अदा किए। वो सिलसिला जुड़ा, फिर उसके बाद 1952 के बाद तो पाकिस्तानी जो जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री परवान चढ़ी थी, या जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरह वर्कआउट किया, पंजाबी फिल्में बनाई, इसी तरह सिंधी फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी। यहाँ पे कराची में बड़े बड़े स्टूडियोज़ थे उस वक्त। जब ये सिलसिला जुड़ा तो बड़े बड़े सिंधी आर्टिस्ट नामवर मंजर आम पर आए। आपका सवाल था कि ये हम क्यों नहीं सुनते दूसरी जगहों पे, या हमें कोई मखसूस सिंधी कोई सुनाता है तो हमें सुनते हैं। तो आप मैं बताता चलूँ कि एक मशहूर धुनें हैं जो कंपोजिशन सिंधी है, जो कंपोज की गई और उनको दूसरी लैंग्वेज में गाया गया, तो धुन तो म्यूज़िक तो वो है, सिंधी है। अल्ले मुझा मारूड़ा तो ये सब सुनते हैं, ठीक है, ये तो सब। मगर क्लासिकल कुछ चीज़ें थीं। एक रिसेंटली मैं अब इस बात को मेंशन करता चलूँ, अब मैंने बात की, एक गाना था, राहत मिले थी दर्द में दिलदार था सदके, राहत मिले थी दर्द में। ये उस्ताद मोहम्मद यूसुफ ने एक फिल्म आई थी सिंधी, उसके लिए ये कंपोजिशन, शेरो फेरोज़ फिल्म का नाम था। उसमें रूना लैला एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। अब रूना लैला को कौन नहीं जानता, मगर उसने सिंधी फिल्मी म्यूज़िक के लिए तकरीबन जितनी फिल्म इंडस्ट्री के जो गाने थे उस वक्त रूना लैला गाया करती थी, और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने गाया। बिल्कुल। तो उसके साथ मिलके मोहम्मद यूसुफ और अपना रूना लैला ने इस फिल्म के लिए गाने गाए, और इस फिल्म के आगाज़ के बाद ये छा गए, यानी एक सिंधी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंधी फिल्म इंडस्ट्री भी एक जैसे फिल्में बनती थी इंडिया में, पाकिस्तान में, या वो उसमें फिर जॉनरे फिल्म का आ गया। उसमें फिर लैंग्वेज तो सिंधी थी, मगर वो लाइट बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में, जैसे मेलोडीज़ सिंधी फिल्में गाई, जो फिल्मों के लिए म्यूज़िक बनता है, वो वैसा म्यूज़िक बना और उसकी धुनें बड़ी हिट हुई। तो इसको अहमद जानज़ेब ने अभी रिसेंटली किसी ड्रामे में कॉपी किया इस गाने को, और वो गाया, वो
तो मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि बात हो रही थी कि हम सिंधी गाने क्यों नहीं सुनते या किस तरह से ये वो सारा चीज़ें। तो हिट धुनें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस्ताद मोहम्मद यूसुफ की ऐसी हिट, कुछ मिसालें और मैं दे देता हूँ कि माड़ा है कि माड़ा दुनिया ने सुना इस गाने बिल्कुल, और मैंने भी बहुत सुना बड़ा एक इसका रचाव और इसका मतलब एक ओवरऑल बड़ा हिट गया, माड़ा है ते माड़ा सैया का। ये गाना अहमद मुगल एक सिंधी आर्टिस्ट, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त अपना नाम है उनका एक सिंध के अंदर, दुनिया के अंदर। उसने एक गाना गाया, आयो मुझे अंगण ते परदेसी, आयो मुझे अंगण ते परदेसी। तो ये इतनी हिट धुनें इस तरह की, अल्ले मुझा मारूड़ा दुनिया सुनती है, हो जमालो दुनिया उसको एंजॉय करती है और बहुत सारे कल्चर्स प्रोग्राम्स में। ये तो वो फरमाइशी गाने होते हैं कि अगर महफिल कोई चल रही है तो यार ये गाने लाजमी। अब आप देखें वो कोई ज़बान की, मैंने कहा पहले ही कहा ना कि म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो अंग्रेज़ भी इस पे झूम रहा है, पंजाबी कल्चर में भी झूम रहे हैं, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के सब म्यूज़िक जॉनर्स को जैसे एंजॉय करते हैं इसी तरह इन गानों को भी बाकायदा एंजॉय किया जाता है। ये तो मतलब यानी जैसे एक फोक बाकायदा रंग है। क्लासिक धुनें ऐसी बहुत सारी जो हो मतलब उस्तादों ने गाई और उन्होंने उनको बाकायदा एक डिस्कशन होती थी उस ज़माने में। मेहदी हसन खान साहब बहुत बड़ा नाम, मैडम नूरजहाँ, फिर ये बैठ के डिस्कस बाकायदा उन रागों पे। नूरजहाँ जब सुना करती थी राग राणू वगैरह, बाकायदा उनको एक सिंधी राग पसंद थे, तो वो उस्ताद मोहम्मद यूसुफ हो गए, उस्ताद जुम्मन हो गए, ये उस ज़माने के लोग थे, मैडम आबदा परवीन हो गई थी। ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, ये लोग डिस्कशन करते थे उन चीज़ों को बाकायदा एक यानी एक अपने लेवल के बड़े आर्टिस्ट थे ये लोग। तो आजकल क्योंकि हमें देखा जाए तो दूसरी लैंग्वेजेस की बात करूँगा कि हम सुनते नहीं, हम देखते नहीं। हम देखा जाए तो हमें बहुत सारा मवाद सिंधी कल्चर के अंदर मिलेगा। और जिस तरह आप YouTube के अंदर आप ये देख लें कि आपको मिलियंस व्यूज़ सिंधी गानों के मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा तो है। एक फोक वीडियो, एक आम से एक सिंगर कोई गांव में गा रहा होता है, आप उसके मिलियंस में व्यूज़ देखते हैं, आप उसकी जो आलाप उसके रंग को, तो ये क्या है, ये लोगों को असर अंदाज होती है। नेचुरल जो चीज़ जो भी जहाँ पे भी होगी वो असर अंदाज होती है। तो म्यूज़िक क्योंकि एक आम तासुर है कि यार हमें नहीं सुनने को मिलता, अब तो यूट्यूब है, आप सुने उनको देखें तो इस तरह आपको व्यूअरशिप भी मिलेगी, आप उनको गानों पे जो फनकारों को पजेराई है वो भी इतनी मिलती है। बिल्कुल कनेक्ट होंगे, कल्चर वो होगा, तबादला होगा कल्चर का, आपको बहुत सी चीज़ें, आपको आइडियाज़ मिलेंगे। वो लोग तो आइडियाज़ लेते हैं, वो बाकायदा उर्दू म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, पूरी यानी सऊदीया, जहाँ मतलब लोग हमारा उर्दू म्यूज़िक तो वैसे ही है, तो उससे तो सब आइडियाज़ लेते हैं। मगर उर्दू म्यूज़िक हो गया, पंजाबी हो गया, फोक हो गया, क्लासिकल हो गया, इन सब आइडियाज़ को लेके अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये काम चल रहा है। और ऐसा नहीं कि व्यूअरशिप नहीं है या इसको लोग देखते नहीं, लोग बाकायदा देखते हैं। ये हाशिम भाई एक चीज़ है कि अब हर म्यूज़िक का एक अपना अपना वो होता है कि यार इसके पीछे ये म्यूज़िक, ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो बज रहे हैं, तो ये अब सिंधी म्यूज़िक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि एक तारा हो गया या तंबूरा हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। मैं बताता चलूँ, आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जिस तरह म्यूज़िक की बात है तो इस तरह से यूनिक उनके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे इलाकाई इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो उसकी अपने म्यूज़िक का एक तासुर देते हैं, अपने एक रंग देते हैं। फ्लूट भी बजाया जाता है, एक बोड़िंडो एक साज़ है, चंग साज़ है, ये सब सिंध के जो नहीं मखसूस साज़ हैं जो सिंध के अंदर ही आपको मिलेंगे। बोड़िंडो, चंग, बैंजो, ये पहली दफ़ा सुन रहा हूं। ठीक है, बैंजो हो गया, वो एक हाथ से बजता है, चंग ऐसे यहाँ से ऐसे दो पट्टी वाला साज होता है, आप उसको सुने, उसका अलग ही सहर है। और उन्हीं रागों को लेके अगर वो बजाने वाला एक आर्टिस्ट है, वो आप कभी वीडियो सर्च करिएगा, मिल जाएंगे आपको उस पर। अच्छा, बांसुरी हो गई, ठीक है, अलगोज़ा हो गया, ये सिंध का बहुत बड़ा साज है। शहनाई हो गई, शहनाई जैसे बजती है, शहनाई के अंदर सही मटके को बजाते हैं साज के तौर पे सिंध के अंदर, मटका हो गया।
फ्लूट हो गया। हाशिम भाई, आपने इतने सारे इक्विपमेंट के नाम लिए, लेकिन ये चीज़ जो है अब अमूमन जैसे हम लोग गाने सुन रहे होते हैं सिंधी, तो उनके अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, उनके अंदर वही वो ड्रम नज़र आ रहा मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह आपने सिंगरों का नाम लिया तो मैंने आपको सिंगर बता दी कि आप इनको सुने, आप इनको देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। इसी तरह म्यूज़िक के अंदर भी आप उन जो पुराने हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें देखें, आप नेचुरल साज बजे हुए हैं जो मैनुअल पे जो काम हुआ है, आप उनको सर्च करें तो आपको देखने को मिलेंगी। और वो बाकायदा PTV के अंदर एक लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला हुआ करता था, 2 घंटे की 1 घंटे की ट्रांसमिशन, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाया करती थी किसी ज़माने में PTV के अंदर। तो आपको वो पुराने रिकॉर्ड्स आप देखें, आपको ये साज बजते हुए मिलेंगे, आपको ये। अब क्योंकि बदकिस्मती से इतना जो है वो फेम नहीं मिलता या इतनी इनकम नहीं हो पाती, तो बेचारे गांव देहातों में वो आर्टिस्ट जो है वो माली वसाइल की वजह से या माली हालात की वजह से नहीं चल पाते। बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो सीखना बंद कर दिया, या मतलब कम हो गए, लोग नापैद हो गए हैं। जिस तरह बहुत सारे, जैसे सिर्फ सिंधी में नहीं, हर जगह पे ऐसे बहुत कदीमी साज बजाने वाले या सारंगी बजाने वाले अब बहुत कम लोग रह गए। उसकी वजह ये है कि हम सपोर्ट पे सब ना सपोर्ट होने की वजह से, या हमारे जो इदारे हैं उन ना पूछने की वजह से लोगों का सीखना। अभी देखिए ना, क्लासिकल म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में है और उसका असर पूरी दुनिया में मौजूद है, मगर उसमें लोग अब पहले जिस तरह से सीना बे सीना सीखने वाले लोग नए नए पैदा होते जाते थे और बड़े सुरीले लोग मिलते थे, अब वो कम हो गए। उसकी वजह ये है कि उनका आर्टिस्टों की नाकदरी या बिल्कुल, अब तो लेजेंड्स, अब तो किसी को आप लेजेंड्स कह भी नहीं सकते कि यार आने वाले दौर में ये कोई लेजेंड्स होगा या कोई इसने बड़ा कोई सीख के या कोई क्रिएशन वाला कोई काम किया होगा या कुछ के, तो बड़ी नापैद हो गई हैं। हम फॉलो करने वाले पुराने लोगों को सीखने के लिए या हमें मुश्किलात हो गई कि यार अब हम जो नई जनरेशन है वो किससे सीखे, क्या करें। तो इसी तरह ये इंस्ट्रूमेंट का मैं जिक्र करता चलूँ कि जो लोग बजाने वाले हैं या जो ये भी नापैद हो गए हैं अभी, क्योंकि इसलिए नहीं सुनने में मिल रहा। नहीं तो आप पुराने रिकॉर्ड्स देखें, आपको ये धुनें, आपको ये जो म्यूज़िक, ये जितने साज, मैंने शाह साईं जो है वो दम्बूरा बजाया करते थे और वो उस पर ये सारे उनके अपनी इजादे दम्बूरा कहलाते हैं, एक तारा। तो ये सारे साज थे। और ढोलक हो गई, ढोलक का नाम मैंने नहीं लिया। सिंधी ढोलक की एक अलग ही एक अंग, बजाने का अंग है, किलवाड़ा जिसको एक ताल कहते हैं, वो बजाया जाता है और उसका एक अपनी एक रचाव है उसका, उस पूरे फोक को पूरा लेके, पूरा उस गाने को लेके, उस कंपोजिशन को लेके जो ढोलक का एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये साज जो है वो आज भी मौजूद हैं, मगर कमी, मैं वही बात कर ली ना कि अब नापैद इसलिए हो रही है कि अब लोग बनना बहुत कम सीख नहीं रहे। अच्छा हाशिम भाई, ये एक चीज़ अमूमन कराची में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है और इस्लामाबाद वगैरह में इधर उधर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि अमूमन जो पॉलिटिशियंस हो गए या पैसे वाले लोग हो गए, वो अपने घरों में, और ये जैसे लोग होते हैं उनको बुला के सुनते हैं, उनसे दाद देते हैं, उनको फिर जो नजराना होता है वो भी देते हैं। तो ये चीज़ जो है सिंधी म्यूज़िक के अंदर ऐसे ऐसी सपोर्ट मिलती है कि यार लोग बुलाएं, पॉलिटिशियंस बुलाएं, इस तरह हो, ये चीज़ें हैं वहाँ पे प्रैक्टिस है? लेकिन ये सिलसिला तो बहुत पुराना है। ये तानसेन के ज़माने से लोग दरबारों में गवैये जो गाते थे, और शहनशाह अकबर जो है वो, ये बहुत मशहूर हिस्ट्री है। इसी तरह सिलसिला यहाँ के जो बड़े लोग हैं या जो बाकायदा बुलाते हैं लोगों को और उनको दाद भी देते हैं, मगर जिस तरह से पहले हुआ करती थी चीज़ें अब वो थोड़ी कम हो गई हैं। अब क्या है कि फेम चल रहा है, किसी आर्टिस्ट का नाम है तो उसको ज़्यादा बुलाया जाता है, या जो ज़ौक़ रखने वाला या जो उसको समझता है और जो बाकायदा एक चाह आर्टिस्टों के ऐसे कदरदान मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से बहुत कम लोग हैं ऐसे बुलाते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, सपोर्ट करते हैं आर्टिस्टों की, मगर आटे में नमक के बराबर में। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत होने चाहिए यहाँ पे, और म्यूज़िक को समझने वाले, करने वाले, ताकि एक चीज़ का सिलसिला, मैंने वही बात कहा ना कि लोग आना क्यों बंद हो गए। बिल्कुल, क्योंकि एक शोर है हर जगह। म्यूज़िक में भी एक आपको वो सिंधी गाना है तो सिंधी गाने का म्यूज़िक को आपको सिंधी नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये चीज़ वो अमूमन म्यूज़िक जो है वो
पॉप टाइप का होता है और हाँ गाना तो बोल जो है वो सारे वो सिंधी फोक तो नहीं रहा ना, वो तो कुछ और अलग। हो गया। हाँ बिल्कुल। अब हाशिम भाई, अब इतनी सारी बातें कर ली यार, एक चीज़ आपकी जैसे पूरी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री पूरी इतनी बड़ी है, तो थोड़ी सी उस पर बात करते हैं कि आपका जैसे ताल्लुक़ टंडो मोहम्मद ख़ान से, वहाँ से मिट्टू कच्ची साहब आए, फिर यहाँ पे गुलाम कादिर साहब आपने उनको असिस्ट किया, फिर उसके बाद जो है अब आप ये सारा आगे लेके चल रहे हैं। तो इतने सारे वो भाई थे मिट्टू कच्ची भाई, तो उनमें से सिर्फ एक आप ही अकेले अब रह गए शायद जो ये चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। और उमूमन लोगों को यहाँ पता भी नहीं है, बहुत को कुछ को पता है, तो वो ये कि उनका नाम भी बड़े इज़्ज़त से तमीज़ से लेते हैं, फिर ये कि आपको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलती है उससे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे यार। ये देखिए, पहली बात तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे उनके पोते भी गा रहे हैं, वो अकेडमी चला रहे हैं खुदा बख्श कच्ची के नाम से, वहाँ पे उनके सगे पोते हैं, वो काम कर रहे हैं। और मतलब कहने का मकसद है कि वो सिलसिला बहुत यानी कम हुआ, जैसे एक दो नाम और है तो, मगर वो ना आटे में नमक के बराबर लोग काम कर रहे हैं। इस तरह इतनी कोई वो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने भी एक अपने जुनून, अपने शौक़ में, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं अपने काम के साथ, ये अपनी क्रिएशन के साथ कुछ उनका भी नाम लेके चलूँ उसको। तो ये हमारा एक असासा है, हमारी एक जो है वो एक उसको लेके चल रहा हूँ मैं। तो मैं अपना यूँ बताऊँ कि मैंने तो एक जैसे जुनून होता है, मैंने अपने आप को कभी भी एक सिलसिले का एक फर्ज नहीं समझा। मैंने अपने तौर पे एक चीज़, एक जुनून, एक लगन जैसे एक फ़न के अंदर होती है किसी के अंदर कोई चीज़, तो मैं तो उस तरह से लेके चला। मगर ये हमारी खुशकिस्मती से हमारा बैकग्राउंड, कुछ ऐसे लोग हैं गुज़रे हैं तो, और हमारा फ़ख्र है। तो वो सिलसिला इस तरह से तो है। उस्ताद गुलाम कादिर कच्ची थे, वो बड़ा क्लासिकल उसको गायक थे, उनका नाम ख्याल गायकी के अंदर, क्लासिकल गायकी के अंदर उनके बड़े स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे हैं। उनका बड़ा अच्छा एक सिलसिला पूरा उन्होंने यहाँ पे जोड़ा, कोशिश की कराची जैसे शहर में कि वो लोगों को सिखाएं, कुछ करें। बदकिस्मती उनकी उम्र इतनी नहीं थी या ज़िंदगी ने इतना साथ नहीं दिया। तो मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ से सिलसिला चला, फिर मैंने अपने सीखने को बंद नहीं करा, सीखने का सिलसिला है। मैं PSCC में अभी इस वक्त अभी भी जो है उस्ताद शाहिद हमीद साहब, उनसे मैं क्लासिकल म्यूज़िक अभी भी मैं जो है वो स्टूडेंट हूँ उनका। तो कहने का मकसद है कि घराना तो अपना फ़ख्र है, मगर काम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कुछ ना कुछ उसको उसमें करने के लिए तो चल रहा है, कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मैं पहले जैसे यहाँ बैठते थे, यहाँ पे भी करते रहे, म्यूज़िक शोज़ भी करते रहे, उसके साथ सीखना सिखाना भी चलता रहा। अच्छा हाशिम भाई, मैं अपने तकरीबन बचपन से हमारा और आपका ताल्लुक़ है। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ अपने कि आप जो है वो पहले उर्दू म्यूज़िक और उर्दू जो है वो उर्दू ये शायरी और ये मामला जो है ना उर्दू म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद अचानक से हमने देखा कि आप जो है वो सिंधी म्यूज़िक की तरफ आ गए, और फिर उसके बाद जो है वो आवाज़ चैनल पे अचानक ही हमें न्यूज़ मिली कि यार आवाज़ चैनल पे आप हैं। तो ये इतनी बड़ा वो कैसे? देखिए, मैं जैसे जैसे इंसान वक्त के साथ आगे बढ़ता है, चीज़ें पता चलती हैं, सीखने लगता है। तो मैंने कहा ना कि हाँ, वो तो हमारा शौक़, एक जुनून, जैसे म्यूज़िक के लेजेंड्स को सुनना करना, वो उर्दू म्यूज़िक में रहा है उसमें। और सिंधी की तरफ मैंने देखा कि यार यहाँ पे भी लोग बड़ा म्यूज़िक रखा हुआ है और बड़ी चीज़ें जो है यहाँ कर हो सकती हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ना कि वो हमारा असासा है पीछे से, और एक बैकग्राउंड है म्यूज़िक हिस्ट्री का। मगर मेरा जो करने का मकसद ये था कि मैं शौक़ रखता था कि यार इसमें भी कुछ मैं अपना आप जो है मैं अपने आप को आज़माऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बड़ी एक सक्सेस मिली और अच्छे लोग मिले मुझे उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि मुझे जो रिस्पेक्ट में मेरी इजाफ़ा हुआ। इसी तरह मैं और भी जॉनर्स में जाऊँगा, करूँगा। ये तो हमारी हिस्ट्री को लेके चलना करना, यानी एक हम एक अपने आप को फ़ख्र होना चाहिए कि यार चलो उसको भी बंदा कंटिन्यू करे।
जो उसका अपना असल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो एक तो ये सीन था। दूसरा ये है कि उसमें मुझे बड़ी एक रिस्पेक्ट मिली, एक अच्छे लोग मिल गए, अच्छे जो है वो वीडियोस मैंने उसमें गानों के अंदर बनाई करी, तो वो एक बेनिफिट मुझे बड़ा मिला उसके अंदर। सही। तो वो मैं कंटिन्यू उर्दू म्यूज़िक भी रखूँगा, ये भी है म्यूज़िक, क्लासिकल भी, सब चीज़ें जो है आप बलोची और इस तरफ जाएंगे, ये वाले भी बिल्कुल उनको भी देखेंगे। और क्योंकि बलोची देखें तो उसका एक अपना रंग है। ठीक है, म्यूज़िक में कह रहा हूँ जितने जॉनरेज हैं, मैंने हमेशा एक अच्छे म्यूज़िक को सुना, देखा और समझने की कोशिश की, तो मैं उनको जो जहाँ जहाँ जो चीज़ें मिलती गई उनको फॉलो करने की कोशिश की। तो मेरा वो एक टेस्ट है, मेरा एक शौक़ है, मैं सब चीज़ें करने के लिए। तो हाशिम भाई, अभी रिसेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा रैप इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है। अब काफ़ी आर्टिस्ट जो है वो आ रहे हैं, उर्दू के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अब हमने कुछ अरसे में देखा कि यार सिंधी रैपर्स भी जो है ना वो आगे आ रहे हैं। तो ये आगे जो है ये सिंधी, अब जब ये चेंज हुआ है, जैसे सिंधी अमूमन वैसे इतना नहीं लोग सुनते इस चीज़ को, लेकिन अब सिंधी रैप भी पहली दफ़ा हमने सुना। तो ये आपको क्या लगता है, इसकी आगे लाइफ है आगे, या फिर ये अभी ख़त्म हो जाए? रैपर्स जो है वो बिल्कुल होने चाहिए, और सिंधी म्यूज़िक के अंदर भी अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो उसमें कोई वो नहीं है। मगर हाँ, रैपर्स से भी मैं ये कहूँगा कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट अपने बढ़ाने के लिए, अपने काम में कुछ नई जिद्दत लाने के लिए, या कुछ चीज़ें करने के लिए म्यूज़िक को समझें ज़रूर, उसको सीखें ज़रूर। बाकी जितने भी मैं सुनता हूँ जॉनर्स सिंधी म्यूज़िक के अंदर, बड़े नए नए तजर्बे हो रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है, होने चाहिए। बिल्कुल, रियाज हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।